भाग 25। वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं? इतिहास के सबसे रचनात्मक वैज्ञानिक अवचेतन मन के सच्चे महत्व को जानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने अवचेतन मन का प्रयोग करके ऐसा ज्ञान और जानकारी हासिल की जिससे उन्होंने महान उपलब्धियां पाई। अवचेतन मन की शक्ति को कर्म में बदलने की योग्यता महान वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक तथ्य है। इसका एक बहुत अद्भुत उदाहरण फ्रेडरिक बॉन स्ट्रेडोनिट्स के जीवन में देखा जा सकता है। वे काफी समय से बेंजीन नामक हाइड्रोकार्बन के रासायनिक सूत्र को समझने के लिए जूझ रहे थे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। स्ट्रेडोनिट्स इस समस्या से लगातार परेशान हो रहे थे। उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थीं। जब वे इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने थककर मामले को अपने अवचेतन मन को सौंप दिया। इसके कुछ समय बाद जब वे लंदन की एक बस में चढ़ने वाले थे तो उनके अवचेतन मन ने उनके दिमाग में अचानक एक चमत्कार महसूस किया। अपने मन में स्ट्रेडोनिट्स ने सांप की छवि देखी जो अपनी ही पूंछ को काट रहा था और गोल गोल घूम रहा था। अवचेतन मन के इस संदेश से वे प्रेरित हो गए और उन्होंने अपनी खोज की दिशा बदल ली। जल्दी ही उन्हें लंबे समय से चाहा गया जवाब मिल गया, परमाणुओं का गोलाकार संयोजन, जिसे बेंजीन रिंग के नाम से जाना जाता है। निकोला टेस्ला विद्युत के क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली पथ प्रदर्शक थे। विज्ञान म्यूजियमों में रखी टेस्ला कॉइल बच्चों को हमेशा बहुत पसंद आती है। यह उनका सिर्फ एक आविष्कार है। आवेशित धातु को इस गोले में जब कोई छूता है तो स्थैतिक विद्युत उसके बाल खड़े कर देती है। टेस्ला ने प्रसारण ऊर्जा की अवधारणा के भी प्रयोग किए और इस विषय में उनके विचार अब भी क्रांतिकारी समझे जाते हैं। टेस्ला अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करते थे और उसका इस्तेमाल भी करते थे। जब भी उनके मन में किसी नए आविष्कार या नई शोध का विचार आता था, वे अपनी कल्पना में उसकी तस्वीर बनाते थे और फिर उसे अवचेतन मन के हवाले कर देते थे। वे जानते थे कि उनका अवचेतन मन उसे सही तरीके से पूरा बना देगा और उनके चेतन मन को वे सारी बातें बता देगा जो इसे साकार करने के लिए जरूरी हैं। हर संभावित सुधार पर शांति से मनन करने की वजह से गलतियां सुधारने में उनका जरा भी समय बर्बाद नहीं हुआ। उनके साथ काम करने वाले तकनीशियनों को वे अपने मस्तिष्क से निकला आदेशपूर्ण उत्पाद देने में सक्षम थे। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, मेरा यंत्र हमेशा मेरी कल्पना के अनुरूप ही काम करता है। पिछले 20 वर्षों में इसका एक भी अपवाद नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई एगेजिस 19वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध अमेरिकी प्रकृति वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने अपने अवचेतन मन की महान शक्तियों को नींद में महसूस किया। नीचे दिया गया उदाहरण एगेसिस की जीवनी से लिया गया है, जिसे उनकी विधवा पत्नी ने लिखा है। वे 2 सप्ताह से एक पत्थर के टुकड़े पर संरक्षित फॉसिल की धुंधली छाप को समझने की कोशिश कर रहे थे। थकने और चकराने के बाद उन्होंने आखिरकार अपना काम एक तरफ रख दिया और उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। इसके ठीक बाद एक बार आधी रात को जब उनकी नींद खुली तो उन्हें यकीन था कि सोते समय उन्होंने उसी मछली को देखा था जिसमें सभी खोए हुए अंग पूरी तरह से दिख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उस छवि को याद करने की कोशिश की तो वो उन्हें याद नहीं आई। बहरहाल वो ये सोचकर जॉर्डिन डेस प्लांटेस के पास एक बार फिर उस छवि को देखने गए ताकि शायद उससे उन्हें सपना याद आ जाए। ये कोशिश बेकार हुई। धुंधला रिकॉर्ड पहले जितना ही अस्पष्ट था। अगली रात को मछली उन्हें दोबारा दिखी, लेकिन परिणाम पहले से ज्यादा संतोषजनक नहीं थे। पहले की तरह ही जागने पर छवि गायब हो गई। वही अनुभव एक बार फिर दोहराया जाएगा। इस उम्मीद में तीसरी रात को उन्होंने सोने से पहले अपने पलंग के पास एक पेंसिल और कागज रख लिया। हुआ भी यही। सुबह के करीब मछली एक बार फिर उनके सपने में आई। पहले तो अस्पष्टता से, लेकिन बाद में इतनी स्पष्टता से कि उन्हें इसके जैविक अंगों के बारे में जरा भी शंका नहीं रह गई थी। आधे सपने और पूरे अंधेरे में उन्होंने बिस्तर के पास रखे कागज पर मछली की आकृति बना ली। सुबह जब वे जागे तो अपने रात वाले स्केच में ऐसे अंग देखकर हैरान रह गए जिनके बारे में उन्हें लगता था कि फॉसिल में इनका मिलना असंभव था। वे जल्दी से जॉर्डिन डेस प्लांटेस के पास गए। स्केच के मार्गदर्शन से उन्होंने पत्थर की सतह को छेनी से छीला, जिसके नीचे मछली के बाकी अंग छिपे हुए थे। जब मछली पूरी तरह से बाहर आ गई तो वो उनके सपने व स्केच के अनुरूप निकली और वे आसानी से उसका वर्गीकरण कर पाए। 1920 के दशक के मशहूर कैनेडियन डॉक्टर और शोधकर्ता डॉक्टर फ्रेडरिक बैटिंग ने अपना ध्यान डायबिटीज की ओर केंद्रित किया। उस समय तक चिकित्सा विज्ञान इस बीमारी की रोकथाम का कोई प्रभावी उपाय नहीं सुझा पाया था।
डॉक्टर बैटिंग ने इस विषय पर प्रयोग करने और इस पर उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन में काफी समय लगाया, लेकिन उन्होंने जो भी रास्ता निकाला वो बंद मिला। असफल कोशिशों के लंबे दिनों के बाद एक रात को वो सो गए। नींद में उन्हें अवचेतन मन ने निर्देश दिया कि वे कुत्तों की बिगड़ी हुई पैनक्रियाटिक डक्ट से अवशेष निकाल लें। इस प्रेरणा से वे इंसुलिन की खोज कर पाए, जो आज भी असंख्य लोगों की मदद कर रही है। डॉक्टर बैटिंग काफी समय से चेतन मन से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उनके अवचेतन ने इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि आपको भी हमेशा रातों रात जवाब मिल जाएगा। हो सकता है जवाब कुछ समय तक न मिले। हताश न हो। हर रात सोने से ठीक पहले समस्या अपने अवचेतन मन के हवाले इस तरह करते रहें जैसे आपने ये काम पहले कभी न किया हो। अगर समाधान मिलने में ज्यादा देर लगे तो संभव है आप ये सोच रहे हो कि अवचेतन मन को सौंपा गया सवाल इतना बड़ा है कि उसे सुलझाने में लंबा समय लग जाएगा। ये हैरानी की बात नहीं है। आमतौर पर हम सभी को विश्वास होता है कि हमारी समस्याएं मुश्किल हैं। अगर वे मुश्किल नहीं होती तो वे समस्याएं नहीं होती। जो भी हो, यह धारणा गलत है। आपका अवचेतन मन समय और स्थान के बंधन से परे है। ये यकीन करते हुए सोने जाएं कि आपको जवाब अभी मिल गया है। ये घोषणा न करें कि जवाब का भविष्य में इंतजार करना पड़ेगा। परिणाम में आस्था रखें। इस पुस्तक को पढ़ते समय अभी विश्वास करो कि आपकी समस्या का एक जवाब है, एक आदर्श समाधान है। डॉक्टर लॉथर वैन ब्लैंकश्मिट प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें एक सोवियत कंसंट्रेशन कैंप में कैद कर दिया गया। वे अपने बचाव और अंततः आजादी की ओर भाग निकलने का श्रेय अपने अवचेतन मन की शक्तियों को देते हैं। मैं रूस में एक कोयला खदान में युद्ध बंदी था और मैंने जेल के अहाते में अपने चारों तरफ लोगों को मरते देखा। क्रूर पहरेदार, दंभी अफसर और चालाक कम्युनिस्ट अफसर हम पर नजर रखते थे। थोड़े से मेडिकल चेकअप के बाद हर कैदी के कोयले का कोटा तय कर दिया जाता था। मेरा कोटा 300 पाउंड प्रतिदिन था। अगर कोई कैदी अपना कोटा पूरा नहीं करता था तो उसे मिलने वाले थोड़े से राशन में भी कटौती कर दी जाती थी और कुछ ही समय में वो कब्र में पहुंच जाता था। मैं वहां से भागने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैं जानता था कि मेरा अवचेतन मन किसी न किसी तरह कोई रास्ता खोज लेगा। जर्मनी में मेरा घर बर्बाद हो गया था। मेरा परिवार मिट गया था। मेरे सभी मित्र और पूर्व सहयोगी या तो युद्ध में मारे जा चुके थे या फिर कंसंट्रेशन कैंपों में कैद थे। मैंने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं लॉस एंजलिस पहुंचना चाहता हूं और आपको रास्ता खोजना है। मैंने लॉस एंजलिस की तस्वीरें देखी थी और मुझे कुछ सड़कें और इमारतें बहुत अच्छी तरह याद थीं। मैं उन्हें बार बार याद करने लगा। हर दिन, हर रात मैं कल्पना करता था कि मैं विल्शायर रोड पर एक अमेरिकी लड़की के साथ टहल रहा हूं जिससे मैं युद्ध से पहले बर्लिन में मिला था। अब वो मेरी पत्नी है। मेरी कल्पना में हम स्टोर्स में गए, बसों में यात्रा की और रेस्टोरेंट्स में भोजन किया। हर रात मैं खास तौर पर स्वयं को अपनी काल्पनिक अमेरिकी कार में लॉस एंजलिस की सड़कों पर इधर से उधर जाते देखता था। मैंने ये सब बहुत स्पष्ट और वास्तविक बना लिया। मेरे मस्तिष्क में ये तस्वीरें उतनी ही वास्तविक या स्वाभाविक थीं जितना कि कंसंट्रेशन कैंप के बाहर लगा पेड़। हर सुबह प्रमुख पहरेदार लाइन में खड़े कैदियों को गिनता था। वो कहता था 1, 2, 3 आदि। एक दिन जब 17 नंबर पुकारा गया, जो मेरा क्रम था, तो मैं अलग खड़ा हो गया। इस बीच पहरेदार को किसी ने एक आध मिनट के लिए बुलवा लिया और वापस लौटने पर उसने गलती से अगले आदमी को 17 नंबर के रूप में गिन लिया। जब शाम को कैदी लौटे तो उनकी संख्या पूरी निकली। किसी को पता नहीं चला कि मैं नहीं लौटा हूं और मैं जानता था कि यह पता चलने में उन्हें काफी समय लगेगा। मैं बिना किसी को पता चले कैंप से बाहर निकल गया और 24 घंटों तक पैदल चलता रहा। अगले दिन मैंने एक वीरान कस्बे में आराम किया। मैं मछली पकड़कर और कुछ जंगली पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाकर जिंदा रहा। मैंने पोलैंड जाने वाली कोयले की ट्रेनें देखी और रात को उनमें यात्रा की जब तक कि मैं पोलैंड नहीं पहुंच गया। दोस्तों की मदद से मैंने लूसन स्विट्जरलैंड का रुख किया। एक शाम पैलेस होटल लूसन में मैंने एक अमेरिकी व्यक्ति और उसकी पत्नी से बात की। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सांता मोनिका कैलिफोर्निया में उसके घर अतिथि बनना पसंद करूंगा। मैंने स्वीकार कर लिया। लॉस एंजलिस पहुंचने पर मैंने पाया कि उनका शॉफर मुझे विल्शायर रोड तथा अन्य सड़कों पर ले जा रहा था जिनकी स्पष्ट कल्पना मैंने रूसी कोयला खदान में महीनों तक की थी। मैंने उन इमारतों को पहचान लिया जिन्हें मैंने अपने मन में इतनी बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले भी लॉस एंजलिस आ चुका हूं। मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। मैं कभी भी अवचेतन मन के चमत्कारों पर
हैरान होना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास ऐसे तरीके होते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। आपके अवचेतन मन में मानव जाति के इतिहास में हुई हर चीज की स्मृति होती है। प्राचीन खंडहरों और पूर्व संस्कृतियों के लोगों द्वारा छोड़ी गई असंख्य वस्तुओं का अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता अपने काम में काल्पनिक अनुभूति का बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। उनका अवचेतन मन प्राचीन दृश्यों के पुनर्निर्माण में उनकी सहायता कर सकता है। मृत अतीत दोबारा सजीव बन सकता है। वैज्ञानिक इन प्राचीन इमारतों के टुकड़ों को देखता है और पूर्व सभ्यताओं के बर्तनों, मूर्तियों, औजारों तथा घरेलू सामानों का अध्ययन करता है। अपने शाश्वत मस्तिष्क के डेटा बैंक द्वारा वैज्ञानिक ये जानने में सक्षम होते हैं कि ये वस्तुएं कब, कैसे और क्यों बनाई गईं। वैज्ञानिक की पैनी एकाग्रता और अनुशासित कल्पना अवचेतन मन की निहित शक्तियों को जगा देती है। ये उस प्राचीन स्तंभों पर छतों की कल्पना करने में समर्थ बनाती है और इमारतों को बगीचों, तालाबों तथा फव्वारों की कल्पना करने में भी सक्षम बनाती है। कंकाल पर आंखें, नसें और मांसपेशियों का लबादा डाल दिया जाता है और वे एक बार फिर बोल व चल सकते हैं। मृत अतीत जीवन वर्तमान बन जाता है और हम पाते हैं कि मस्तिष्क में समय या स्थान की कोई दूरी नहीं होती है। अनुशासित, नियंत्रित और निर्देशित कल्पना से आप हर युग के सबसे महान वैज्ञानिकों और प्रेरित चिंतकों के साथी बन सकते हैं।